वेलकम। मैं राधा कृष्ण IDK कोचिंग कैंपस के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जो क्विज में क्वेश्चन कराए गए हैं उन क्वेश्चंस का जवाब लेकर के मैं आया हूं। पॉलिटी के जो क्वेश्चन थे सारे के सारे वो प्रस्तावना से थे, तो आज हम लोग जो है पूरे प्रस्तावना के क्वेश्चंस को जो है देखेंगे। ठीक, तो आइए समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करेंगे प्रस्तावना और यानी प्रीएम्बल, अंग्रेजी में प्रीएम्बल कहते हैं इसे। ठीक, प्रस्तावना की बात करेंगे तो बात जब आएगी प्रस्तावना की तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि भाई आखिर में प्रस्तावना की क्या आवश्यकता पड़ी। यूं देखिए, ये संविधान है, तो यहां पर सबसे पहले प्रस्तावना लिखा हुआ है, फिर पूरा संविधान लिखा गया और अंत में अनुसूची लिखी गई। तो ये जो सबसे पहले प्रस्तावना लिख दिया गया, ये सवाल सबसे पहला ये उठता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जरूरत ही क्यों पड़ी प्रस्तावना की। तो इसका जवाब ध्यान दीजिएगा। जब कानून बन रहा था, बात समझिएगा हमारी, हालांकि ये आपके लेवल के एग्जाम में नहीं आने वाला है, खास करके वनडे के, ये उसी को देगा काम जो PCS का एग्जाम या IAS का एग्जाम देने वाला है। बस ये अगला 2 मिनट केवल ध्यान दीजिए, इसके बाद तो फिर नॉर्मल चीजें होंगी, किसी भी एग्जाम में आती हैं। ध्यान दीजिए, प्रस्तावना की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात को समझिए कि ब्रिटिशर्स का राज था, अंग्रेजों का राज था। अब वो राज अंग्रेजों से शिफ्ट होकर के कहां जा रहा था, मतलब भारतीयों का राज हो रहा था। तो जो दबे कुचले लोग थे या देश में अलग अलग तरह के जो लोग थे, वो लोग खुद आशंकित थे, खुद भयभीत थे कि अब नया वाला क्या कानून बनाएगा, पता नहीं वो कैसा राज करेगा, क्या होगा। तो नया वाला लोग ध्यान देंगे, जो नया वाला शासन करेगा वो लोग ये पहले सबको बता देना चाहते थे कि देखिए हम लोग जो लेने आ रहे हैं, जो लेकर के आ रहे हैं कानून, वो कैसा होगा जिससे सारे के सारे जो देशवासी हैं वो निर्भीक रहें कि किसी के विरुद्ध कानून नहीं बनने वाला हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे महिला हो, कोई भी हो, किसी को जो है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, किसी को समस्या होने वाली नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यह घोषणा पहले ही करना आवश्यक था, नहीं तो देशवासी सब चिंतित रहते या देशवासियों में कुछ ऐसे लोग होते जो उग्र हो जाते। जैसे देखिए, एक कानून बना अभी कुछ दिन पहले CAA, उसके खिलाफ कितना जो है धरना हुआ। तो सोचो, एक कानून पे इतना धरना हुआ, अगर पूरा कानून बनाना था, पूरा संविधान बनाना था, तो उस पर तो हर मुद्दे पर अगर धरना होना शुरू हो जाता तो संविधान ही नहीं बनता। तो जो देश के लोगों को कॉन्फिडेंस मिले ना कि जो भी कानून बनने जा रहा है वो आपके लिए है, क्लियर है, इसलिए आप हमेशा जो है सपोर्ट करें इसका, इसलिए हमने प्रस्तावना की घोषणा की। क्लियर? बात समझिएगा, यहां पर इसको प्रीएम्बल भी कहते हैं। प्रीएम्बल देखिए, पहली बैठक जो है, जब संविधान सभा शुरू होती है तो उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है। 9 दिसंबर के बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर को होती है और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को होती है। तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं। ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव ला करके संविधान की नींव रखते हैं। वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके उद्देशिका कहलाता है, जो प्रीएम्बल भी कहा जाता है, यानी इसका एक और दूसरा नाम क्या है, उद्देशिका नाम है। क्लियर है? कब लाया गया, मतलब इंट्रोड्यूस कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा।
क्लियर है? यही जब पारित हुआ तो यहीं से संविधान निर्माण शुरुआत हुआ था। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया। अब देखिए इसकी इसका जो है जो मतलब लैंग्वेज है, और हमने इसको लिया कहां से, तो देखिए बोलता है कि हमने जो है इस प्रियम्बल को लिया अमेरिका से है, कॉपी किया अमेरिका से, लेकिन उस पर जो भाषा है, जो लैंग्वेज का असर है, वो लैंग्वेज का असर ऑस्ट्रेलिया का है। समझ पा रहे हैं बात आप? क्लियर? अब देखिए इसी प्रस्तावना को बोलता है, इस प्रस्तावना को काफी महत्व दिया जाता है। कुछ लोग इसको आत्मा तक बोलते हैं। क्लियर है? पालकीवाला प्रसिद्ध जो है संवैधानिक विद हैं, इन्होंने कहा कि ये हमारे संविधान का परिचय पत्र है। किसने? एम एन पालकीवाला ने क्या कहा कि परिचय पत्र है ये संविधान का, ठीक। और के एम मुंशी ने कहा कि ये तो कुंडली है। कहने का मतलब मेरे ये है कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक, बोला कि ऐसा पार्ट है, ऐसी चीज है ये जो काफी जो है यूजफुल है देशवासियों के लिए। समझ में आ रही है बात? तो संविधान की ये शुरुआत होती है। अब देखिए यहां पर जो आपके इम्तिहान में क्वेश्चन बनते हैं वो दो जगह से बनते हैं। एक तो उसके जो प्रमुख तत्व हैं वहां से बनते हैं, और दूसरे उसकी संशोधनीयता से प्रश्न बनते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो ये जो दोनों प्रश्न बनते हैं वो कैसे बनेंगे, कहां से मतलब कैसे बनेंगे उसको समझते हैं। तो देखिए जो प्रस्तावना के प्रमुख तत्व है वो शुरुआत होता है हम भारत के लोग। तो जो हम भारत के लोग हैं ना, वो स्रोत है। किस चीज का स्रोत? शक्ति का स्रोत। यानी कि संविधान में जो शक्ति प्राप्त होगी वो कहां से प्राप्त होगी? तो बोलता है कि भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त होगी। भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त होगी। समझ पा रहे हैं? आगे उसमें बोलता है, देखिए उसका जो स्वरूप होगा वो ऐसा होगा। मतलब ये जो प्रियम्बल, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रियम्बल है बोलता है इसका स्वरूप ऐसा होगा, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा, गणराज्य होगा। क्लियर है? फिर उसके बाद बोलता है इसका जो उद्देश्य होगा, यहां देखे जो इसका उद्देश्य होगा वो बोलता है कि न्याय दिलाना होगा, स्वतंत्रता दिलाना होगा, समता बढ़ाना होगा, समता कराना होगा, समता दिलाना होगा, व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना होगा, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना होगा, और बंधुता को बढ़ावा देना होगा। ठीक है? समझते हैं इसको फटाफट, तो आपको क्लियर होता जाएगा कि क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ध्यान देंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होता है। अंग्रेजी में इसे ध्यान देंगे सॉवरेन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सॉवरेन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब होता है क्या, उसको समझिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है, ध्यान देते रहिएगा। ज्यादा समय इसलिए नहीं है क्योंकि हमको क्वेश्चन भी इसी में पूरा कराने हैं। तो जो लोग और जुड़ना चाहते हैं, क्लियर, वो लोग कमेंट कर सकते हैं इस पर अपना नंबर नाम के साथ, तो मैं उनको जो है ग्रुप में ऐड करूंगा। क्वेश्चन उनको ग्रुप में ही मिलने वाला है। ठीक? ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह होता है कि देखिए कोई अगर देश है तो उस देश के अंदर दो तरह के मामले होते हैं। ठीक? एक होता है देसी मामला, एक होता है विदेशी मामला। ठीक है? देसी मामला जो होता है उसमें आपके देश के अंदर राजनीति होती है, धर्म होता है, जो कुछ भी है वो देसी मामला है। विदेशी मामला भी होता है। विदेशी मामले में आपके शत्रु होते हैं, मित्र होते हैं। ठीक? तो ये जो चाहे देसी मामला हो चाहे विदेशी मामला हो,
जब इन मामलों में निर्णय खुद लेने का अधिकार हो, यानी कोई दूसरा के हस्तक्षेप की आवश्यकता न पड़े, अपने सारे मामले जब आप खुद निर्णय करने सकें, तो माना जाएगा कि आप क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। आगे बढ़ता है समाजवादी। यहां पर बोलता है कि समाजवादी भी है। समाजवादी पार्टी के समर्थक लोग बताएं कि समाजवादी मतलब क्या होता है? यहां पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पर आना है। देखिए, समाजवाद यहां पर जो बात करता है वो यहां पर बेसिकली मिश्रित समाजवाद की बात करता है। ठीक है, मिश्रित समाजवाद की बात करता है हमारे देश में। देखिए, एक होता है साम्यवाद, एक होता है पूंजीवाद। जब हम न साम्यवाद की ओर जाएं न पूंजीवाद की ओर जाएं, जब बीच का रास्ता पकड़े तो वो समाजवाद होता है। ठीक है, ध्यान देंगे, यहां मिश्रित समाज का मतलब यहां पर क्या होगा, मिश्रित समाजवाद का मतलब क्या होगा? बोलता है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व होगा। इसका यह मतलब है, ऐसा नहीं होगा। देखिए, कुछ देश ऐसे हैं जहां पर केवल प्राइवेट सारी चीजें प्राइवेट हैं, और कुछ देश ऐसे हैं जैसे चाइना है, तो वहां पर सारी चीजें मतलब जो है सरकार के कंट्रोल में है। क्लियर? हमारे देश में क्या बोलता है, हमारे देश में कैसे होगा? हमारे देश में बोलता है दोनों मिक्स रहेगा, निजी रहेगा और सार्वजनिक, यानी कि प्राइवेट भी रहेगा, सरकारी भी रहेगा। क्लियर है? तो समाजवाद जो हमारे यहाँ है वो कैसा है? मिश्रित समाजवाद है। ठीक है, आगे बोलता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है समझिएगा, फटाफट ध्यान दीजिए। पंथ निरपेक्ष मतलब धर्म का राजनीति से अलगाव। पंथ मतलब धर्म, मतलब किसी विचारधारा, पंथ मतलब एक तरह की विचारधारा होती है। तो बोलता है धर्म का राजनीति से अलगाव, यानी कि सरकार का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, अपितु वह सभी धर्मों को बढ़ाने के संदर्भ में कार्य करेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक धर्म सरकार का होगा, है ना। इस बात को समझिए कि कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो धर्म नहीं मानते, कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो धर्म मानते हैं, मतलब सरकार का धर्म होता है एक, जैसे इस्लाम धर्म, जैसे पाकिस्तान। कुछ कंट्री ऐसी होती हैं जो जिनका धर्माधिकारी जो होता है वही सबसे बड़ा अधिकारी होता है, मतलब जैसे जो धर्माधिकारी होगा वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, यानी वही 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 प्रेसिडेंट होगा, वो जो चाहेगा वही होगा पूरे देश में। ठीक है, तो ना हम लोग ये हैं, ना ये हैं, ना ये हैं, हम लोग ये धर्म निरपेक्ष हैं। हमारे सरकार का धर्म से, ध्यान दीजिएगा, अलगाव रहेगा। सरकार का कोई धर्म नहीं रहेगा, लेकिन अगर कोई इंसान कोई धर्म मानता है तो सरकार उसको बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। तभी देखिए इसी में जो है हज का या कोई भी चीज जो है, जब आप लोग धर्म में आगे बढ़ते हो तो सरकार उसमें मदद करती है। ठीक है, तो ये हो गया पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लोकतंत्र का मतलब, यहां पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना समझिए। बोलता है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा जब शासन होता है तो उसे लोकतंत्र कहा जाता है। क्लियर है? तो बोलता है कि लोकतंत्र होगा, ऐसा नहीं होगा कि जो एक बार बैठ गया गद्दी पर वही रहेगा, लोकतंत्र रहेगा। ठीक है, जनता का शासन रहेगा, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है कानून देश के लिए बनाएंगे, तो लोकतंत्रात्मक रहेगा। ये देखिए, ये सब घोषणा हो रही है, ये सब घोषणा हो करके पूरे देश को बताया जा रहा है कि हम लोग ऐसा कानून बनाएंगे। घबराने की बात नहीं है, ना धरना देने की बात है, ना परेशान होने की बात है। हम लोग इस तरह कानून बनाने जा रहे हैं। क्लियर? आगे बोलता है गणराज्य। ठीक,
गणराज्य, यहां पर एक बात समझिए कि हमारा जो चीफ है, हमारा जो मुखिया है, जो 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 सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है, ये पद सबके लिए खुला हुआ है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी वहां पहुंच सकता है। किसी भी विशेष वर्ग के लिए, मतलब किसी विशेष वर्ग के इंसान के लिए कि कोई राजा रहा हो या कुछ रहा हो, उसके लिए कुछ भी आरक्षित नहीं रहेगा। क्लियर है? विशेष वर्ग की अनुपस्थिति रहेगी। क्लियर है? तो ये हो गया गणराज्य। आप कहोगे कि सब तब आरक्षण कैसे देते हैं? वो आरक्षण फिर आ जाएगा समता में। ठीक है, बताते हैं। अभी यहां तक क्लियर हो गया, गणराज्य क्लियर हो गया। चले आगे। बोलता है ऐसा स्वरूप होगा, ऐसा बोला कि ये इसका स्वरूप होगा, ऐसा दिखेगा ये। और ऐसा दिखाने के पीछे मकसद क्या होगा? मकसद बोलता है ये रहेगा। क्लियर है? अब इसमें क्या है? देखिए, बोलता है न्याय दिलाना। ठीक है, पहला मकसद न्याय दिलाना। न्याय 3 आधार पर। ध्यान दीजिएगा, धार्मिक न्याय नहीं होता है, बिल्कुल एकदम ध्यान दीजिएगा। न्याय धार्मिक नहीं होता है, स्वतंत्रता धार्मिक होती है। न्याय धार्मिक नहीं होगा। देखिए, आर्थिक न्याय होगा, सामाजिक न्याय होगा, राजनैतिक न्याय होगा। देखिए, 4 पक्ष होते हैं: अर्थ, धर्म, राजनीति, समाज। ये चार जो है पक्ष होते हैं, जिसमें धर्म जो होता है, यह धर्म से न्याय नहीं होता है, धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बाकी तीनों पर न्याय होता है। ठीक, तो न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक होगा। बात करेंगे जो स्वतंत्रता की, तो धर्म की स्वतंत्रता होगी, विश्वास की स्वतंत्रता होगी, उपासना की स्वतंत्रता होगी, स्पीच की स्वतंत्रता होगी, यानी बोलने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, लेकिन ये जो स्वतंत्रताएं हैं, अभिव्यक्ति, ठीक, स्पीच, तो जो स्वतंत्रताएं हैं ये युक्त निर्बंधन है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोलो है, पता लगा कि आपको मन में आया हमको गाली देने लगे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। जो है अभिव्यक्ति का आपके पास जो है आजादी है, लेकिन तब तक जब तक कि दूसरे का कोई हनन ना हो रहा हो, दूसरे के अधिकार हनन ना हो रहे हो, स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, फिर बोलता है समता। ध्यान देंगे, यहां पर समता से मतलब क्या है कि देखिए ना, समता से मतलब यह है कि भाई अगर मान लें कि एक गरीब आदमी है, एक अमीर आदमी है। अमीर आदमी के बेटे के, या मुकेश अंबानी मान लो, एक मुकेश अंबानी मान लो, एक हम लोगों को मान लो। ठीक है, पता लगा हमारे घर का जो बच्चा है उसकी भी फीस वही रहे और मुकेश अंबानी के बच्चे की भी फीस वही रहे, तो फिर ये नाइंसाफी है। क्लियर है? मुकेश अंबानी के बच्चे से पैसा लिया जाए और हमारे घर के बच्चे को फ्री में पढ़ाया जाए, इसको क्या कहेंगे? समता कहेंगे। यानी जो कमजोर होगा उसको ऊपर उठाने के लिए और बेहतर उपाय अपनाए जाए, उसे समता कहेंगे। और समानता का क्या मतलब होता है? समानता मतलब सबको बराबर कर दिया जाए, तो समानता नहीं है, समता है। समता मतलब जो गरीब है, जो कमजोर है, उसको ऊपर बढ़ाने के लिए लोगों को उसको आरक्षण दिया जाए। क्लियर है? यहीं से आरक्षण वगैरह मिलता है। ठीक, चले आगे। आगे बोलता है व्यक्ति की गरिमा होगी। बोलता है हर व्यक्ति सैक्रोसेंट होगा, पवित्र होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति जो है अगर नदी में से या कुएं से पानी पी लिया तो उस कुएं से दूसरा आदमी पानी नहीं पिएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, कहता है कि मतलब हर व्यक्ति पवित्र होगा, व्यक्ति के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये उद्देश्य होगा। आगे बोलता है एकता एवं अखंडता, भारत का एकता एवं अखंडता और बंधुता को बनाए रखना, ये उद्देश्य होगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। ये देखिए, ये अखंडता, ये शब्द, अखंडता शब्द, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, ये जो 3 शब्द हैं, ये 3 शब्द संविधान में मूल रूप से नहीं थे। नोट करिए, ध्यान दीजिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है जोड़ा गया है। ध्यान दीजिएगा, आपके इम्तिहान में क्रम भी पूछता है कि किस क्रम में लिखा हुआ है, तो यही क्रम है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ऐसे यही क्रम है, 1 2 3 4 5, यही क्रम है।
याद रखिएगा इस बात को। क्लियर? चले आगे। अब देखिए, अब आगे जो यहां पर आपको समझना है, फटाफट ध्यान दीजिएगा कि क्या ये जो प्रस्तावना है, ये देखिए, ये प्रस्तावना है ना, ये संविधान है पूरा। बोलता है कि ये संविधान में बदलाव किया जा सकता है ना? क्या इसमें भी बदलाव किया जा सकता है? इस पर आपके इम्तिहान में सवाल पूछता है। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान दीजिए, इसमें बदलाव किया जा सकता है या नहीं, इसको पूरा समझिए। बेरूबारी संघवाद केस में, बेरूबारी बनाम संघ, ठीक है, केस में 1960 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये जो देख रहे हैं, ये जो है भाग नहीं है किसका, बोला संविधान का भाग ही नहीं है, वो तो अलग से केवल उसको जो है इंट्रोड्यूस करने के लिए दिया हुआ था। जब ये इसका भाग नहीं है तो इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। कब कहा? 1960 में कहा कि यह संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। कब कहा? बेरूबारी में। ठीक, फिर गोलकनाथ केस आया। गोलकनाथ केस में बोलता है कि इसका जो इस्तेमाल है केवल और बोलता, यहां गोलकनाथ केस में भी बोलता है कि ये जो है इसका भाग नहीं है, ये केवल और केवल इस्तेमाल किया जा सकता है जब यहां पर कोई बात लिखी हो और समझ ना आ रहा हो तो उसको स्पष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह संविधान का भाग नहीं है। क्लियर है? और जब संविधान का भाग नहीं है तो परिवर्तन क्या होगा? नहीं कर सकता। गोलकनाथ केस में 1967 में कहा, लेकिन अपनी ही बात को सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद भारती, ये लैंडमार्क केस है, केशवानंद भारती केस में अपने ही जजमेंट को बदला, बोला कि ये संविधान का भाग है, इसलिए इसमें बदलाव किया जा सकता है। लेकिन बोला कि इसमें कुछ चीज ऐसी लिखी हुई है जो मूल ढांचे में आती है। संविधान का एक बोला कि मूल ढांचा होगा, मतलब मुख्य उद्देश्य होगा, उसमें बदलाव नहीं कर सकते, बाकी सारी चीजों में बदलाव कर सकते हैं। कब बोला? 1973 में केशवानंद भारती केस में। ठीक है, फिर उसके बाद एसआर बोम्मई के केस में, क्या बोला कि जो मूल ढांचा है उसको परिभाषित किया, बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित किया। बोला कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, ये सब जो है ये सब मूल ढांचे में आएगा, इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, बाकी किसी चीज में बदलाव करना चाहे तो बदलाव कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो इस प्रकार बेसिक चीजें मैंने इसका बता दिया है। आइए फटाफट आंसर देख लेते हैं, है ना। फटाफट जो क्वेश्चन आपको दिए गए थे वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्लियर? अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। 5 मिनट, बस 5 मिनट तो सारे सवाल खत्म। 5 मिनट के अंदर सारे सवाल हो जाएंगे। देखिए, बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? मैंने आपको बताया कि संविधान कैसा बन रहा है वो किसमें दिखेगा, वो इसी में दिखेगा, प्रस्तावना में दिखेगा। समझ पा रहे हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही है, उद्देशिका। अगला सवाल, निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी? परिचय पत्र कौन बोला? पालकीवाला ने बोला। ठीक है, तो पालकीवाला उत्तर सही होगा। अगला बोलता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया? ये देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। तो इसमें जो है बी फॉर बॉल सही है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? ये देखो, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को किस बैठक में? तीसरी बैठक में। कौन लाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ले आए। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए फॉर एप्पल, 13 दिसंबर 1946। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से क्या अर्थ है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से क्या अर्थ है? इसका मतलब है
कि आंतरिक अपने देश के अंदर और देश के बाहर के जो भी मामले हैं उसमें खुद निर्णय लेने में अगर सक्षम हो। तो इसका जो है ऑप्शन हो गया सी फॉर कैट। क्लियर? आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया। ये देखो, केशवानंद भारती में ही संशोधनीय माना गया, ये लाइन सही है। आगे बोलता है बेरूबारी संघ 1960 के मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया। नहीं, बेरूबारी वाले में असंशोधनीय माना गया था, तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा समाजवाद अपनाया गया है? ठीक है, तो देखिए ना, जो समाजवाद हमारा है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। समाजवाद जो है हमारा लोकतंत्र ही है, मिश्रित समाजवाद लोकतंत्र में ही अपनाया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी फॉर कैट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तावना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। प्रस्तावना की उत्पत्ति जेएल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुई। बिल्कुल सही। इसका बोलता है, अगला लाइन बोलता है इसका दूसरा नाम उद्देश्य। दूसरा लाइन क्या बोलता है कि प्रस्तावना को उद्देशिका नहीं कहा जाता है, गलत है। प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही हो गया, तो केवल एक सही है ना। क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए, क्वेश्चन नहीं होंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। मैंने ग्रुप में क्वेश्चन डाला हुआ है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि निम्न में से कौन कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? न्याय की बात कर रहा है। देखिए, मैंने बोला है कि 3 न्याय होगा, सामाजिक न्याय होगा, आर्थिक न्याय होगा, राजनीतिक न्याय होगा, धार्मिक न्याय नहीं होता है। तो इस ऑप्शन में धार्मिक न्याय दिया हुआ है, तो धार्मिक न्याय नहीं होगा, इसलिए डी फॉर डॉग इज द रॉन्ग आंसर, मतलब करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मैंने बताया था कि कुछ लोगों ने इसको आत्मा भी कहा है। ठीक है, तो इसको आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्रस्तावना ही होगा उद्देशिका, यानी सी फॉर कैट। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दीजिए, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के न्याय, 1 2 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो यहां पर बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा कि प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है उद्देशिका? किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। ठीक है, तो यहां पर के.एम. मुंशी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है भारत के संविधान की उद्देशिका 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई, मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये 13 दिसंबर को लाया गया था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था। ठीक है, आत्मार्पित किया गया था। तो उस समय बोला गया कि भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। समझ में आ रही है बात? तो लोकतांत्रिक गणराज्य इसमें ऑप्शन सही होगा। लोकतांत्रिक गणराज्य बी फॉर बॉल सही होगा। इसमें प्रभुत्व संपन्न गणराज्य की बात नहीं, समाजवादी गणराज्य की बात नहीं है। समाजवादी तो बाद में जोड़ा गया। ठीक है, फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की बात करता है, नहीं, जो गणराज्य की बात करेगा वो कैसा है? लोकतंत्रात्मक है। ठीक है, आगे बात करता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न में कौन सा क्रम सही है? यह क्रम की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5 यही क्रम रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कौन सा क्रम जो है, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये पंथ निरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ठीक है, यही आपका सही उत्तर होगा, यानी कि आपका सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, इनकी व्याख्या किसमें की गई है? ध्यान दीजिएगा, ये जो इसमें लिखा गया था, इन सारी चीजों को इसमें जो है व्याख्या किया गया। ठीक है, वो कहां कहां पर किया गया? बोलता है मूल अधिकार में किया गया है, कर्तव्यों में किया गया है, और नीति निदेशक तत्वों में किया गया है। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो है यहां पर जो आपका दिखेगा सी फॉर कैट, मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों में एक्सप्लेन किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसके तुरंत बाद ये वीडियो खत्म हो रहा है, इसके तुरंत बाद आपका अगला वीडियो आ रहा है,
उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, इसको काटेंगे, उसके बाद दूसरा जो है रिफ्रेश करेंगे, दूसरा वीडियो आपको अवेलेबल होगा, अपलोड कर दिया गया है। तो आइए मैथ वाले सेक्शन पे चलते हैं। थैंक यू।